नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत में हम विदेशी या यूरोपीय कंपनियों का भारत में किस तरह से आगमन हुआ ये पढ़ रहे हैं। तो हम पुर्तगाली कंपनियां और अंग्रेजी कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई, पुर्तगाली कैसे भारत में आए। आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी कंपनी भारत में किस तरह से आई, उसने किस तरह से अपना कामकाज किया, क्या चुनौतियाँ आई, अंग्रेजों से किस तरह से उनके टकराव हुए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का जो क्रम है, इसमें सबसे आखिरी में आती है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपने देस इंडसे ओरिएंटलेस, ये इसका नाम है, फ्रांसीसी नाम है, फ्रेंच नाम। तो अगर ये पूछ ले कि फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है, तो कंपने देस इंडसे। कंपने देस इंडसे ओरिएंटलेस, ये इस कंपनी का नाम है। और इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। कौन करता है स्थापना इसकी? तो जो शासक था उस समय लुई 14वां, उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने इसकी स्थापना करी थी। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी जो थी ये सरकारी थी, या सरकारी उपक्रम आप कह सकते हो, या सरकार की कंपनी या राज्य की कंपनी आप इसको कह सकते हो। इस टाइम पे कोलबर्ट ने इसकी स्थापना के साथ इसको 30 लाख फ्रैंक, ये अग्रिम राशि इसको दी थी व्यापार करने के लिए। 30 लाख फ्रैंक ये इसको अग्रिम दिया था। कंपनी जब व्यापार प्रारंभ कर रही है तो 10 साल तक कंपनी को अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी, फ्रेंच गवर्नमेंट। ये इसमें एक तरह से आप कह सकते हो कंडीशन थी या आश्वासन था, आप कुछ भी कह सकते हो। फ्रांसीसी कंपनी अपना पहला जो कारखाना होता है या व्यापारिक कोठी जिसको बोलते हैं, वो सूरत में स्थापित करते हैं 1668 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करता है फ्रांसिस केरो या फ्रेंकाइस केरोन, कुछ भी आप कह सकते हो। फ्रांसिस केरो ज़्यादा ठीक रहेगा। फ्रांसिस केरोन ये इसकी स्थापना करता है 1668 ईस्वी में, औरंगजेब से अनुमति लेने के बाद। इसकी स्थापना की जाती थी। ये ध्यान रखना है कि फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर कि अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी, फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी पहली कंपनी या पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुई थी। दूसरी फैक्ट्री इनकी खुली थी मुसलीपट्टनम में 1669 में, 1669 ईस्वी में। मुसलीपट्टनम। और ये खुली थी, एक ईरानी व्यक्ति था जो फ्रैंक केरो के साथ आया था, मरकरा। ये मरकरा ने खोली थी। और इसकी स्थापना का समय था 1669। गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर के ये मुसलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित करी थी। इसके बाद एक इनका एक एडमिरल था
डेला हे, इसने 1672 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से मेलापुर एक गांव था वो गांव छीन लिया और उस मेलापुर का नाम बदल करके इन्होंने सेंट थोमे रखा, जिसको सेंट थोमे कहा जाता है अब भी। उस सेंट थोमे को इन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से छीना था और जो सेंट थोमे है वो मेलापुर नाम का गांव था पहले, उसका नाम बदल करके इन्होंने सेंट थोमे कर दिया। 1672 ईस्वी की बात है ये। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खां लोदी, इससे पांडिचेरी गांव लिया और 1674 ईस्वी में इस पांडिचेरी को तीसरी फ्रेंच व्यापारिक बस्ती या फ्रेंच व्यापारिक कोठी आप कह सकते हो या फैक्ट्री कह सकते हो आप। फैक्ट्री का मतलब ये होता है गोदाम, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इस समय जो फैक्ट्रियाँ होती थी वो गोदाम ही थे बेसिकली। तो 1674 में पांडिचेरी इनकी तीसरी व्यापारिक कोठी बनती है और उस समय ये पांडिचेरी एक गांव ही था। तो जो फ्रैंको मार्टिन है ये पांडिचेरी का पहला गवर्नर बनता है और वहाँ पर फोर्ट लुइस बनवाता है और बाद में ये पांडिचेरी जो फ्रेंच कंपनी थी उसका मुख्यालय भी बनता है। इसके बाद चंद्रनगर बस्ती बसाते हैं ये 1690 ईस्वी में। इस चंद्रनगर को गुस्टावुड फोर्ट भी कहा गया है। तो गुस्टावुड फोर्ट पूछ ले या चंद्रनगर पूछ ले तो 1690-92 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल का जो सूबेदार था शाइस्ता खान, उससे ज़मीन लेकर के ये चंद्रनगर बस्ती बसाते हैं ये लोग। 1668 से लेकर 1697 97 तक एक 9 वर्षीय युद्ध होता है। सोलह सौ 88 से 1697 तक 97 तक ये 9 वर्षीय युद्ध फ्रेंच और डचों के बीच में हुआ था। इसमें 1693 में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया था फ्रांसीसियों से। फिर इसके बाद 1697 में 97 में एक रिजविक की संधि होती है। इस रिजविक की संधि में प्रावधान रहता है कि जो पांडिचेरी है वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। रिजविक की संधि ध्यान रखना है। ये फ्रांसीसी और डचों के बीच में होती है 1697 में। ये इसमें प्रावधान रहता है कि पांडिचेरी वापस फ्रांसीस कंपनी को दे दी जाती है। इसके बाद एक गवर्नर और आता है जॉन लो। इस समय जो फ्रेंच कंपनियां होती है, फ्रेंच कंपनी या फ्रेंच लोग, वो मॉरिशस मालाबार का जो माहे है उसको कराईकल ये सब क्षेत्र ये जीतते हैं। 1735 में ड्यूमा गवर्नर बनकर आता है और इस समय में जो मराठाओं का आक्रमण कर्नाटक पर होता है, रघुजी भोसले ये आक्रमण करते हैं और इसमें कर्नाटक का नवाब था दोस्त अली, वो मारा जाता है। और ये जो दोस्त अली था, नवाब दोस्त अली, ये फ्रांसीसियों का मित्र था। तो जो ये ड्यूमा है ये दोस्त अली के जो उत्तराधिकारी होते थे, क्योंकि मराठाओं का आक्रमण हो रहा था, उनको अपने क्षेत्र में शरण देता है और मराठों से युद्ध करता है। तो इससे जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था वो खुश होकर के ड्यूमा को नवाब की उपाधि देता है और हैदराबाद का जो निज़ामुल मुल्क था वो ड्यूमा को खिलत भेजता है। मतलब ये है कि जो फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति है उसको वैधता मिल जाती है इस तरह से, क्योंकि नवाब की उपाधि मिल गई, निज़ामुल मुल्क ने उसको खिलवत भेज दी। तो ये जो ड्यूमा को भेजा जाता है, ये नवाब भी ड्यूमा को बनाया गया और उसको खिलवत भेजी गई। तो मतलब उसका शासक वैध हो गया, उसको मान्यता मिल गई। चंद्रनगर का गवर्नर है डुप्ले, वो 1741-42 में पांडिचेरी का गवर्नर बनता है। मतलब फ्रेंच जो शासन है उसका मुख्यालय पांडिचेरी है और वहाँ का गवर्नर डुप्ले बनता है। 1741-42 की बात है ये पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय उपनिवेश, जिसको साम्राज्यवाद बोलते हैं, यूरोपीय उपनिवेश की नींव रखी और पहली बार इसने भारतीय जो शासक होते थे उनके दरबार में उन्हीं के खर्चे पर यूरोपीय सेना को रखा है। मतलब कि सेना यूरोपियन की है, फ्रांसीसियों की है
और उसका खर्चा भारतीय शासक दे रहे हैं, उनके दरबार में ये सेना रह रही है। एक तरह से ये सहायक संधि वाला मामला है। और उसने पहली बार उन हथकंडों का प्रयोग किया है जो भारत जीतने के लिए अंग्रेजों ने इनको बाद में प्रयोग किया है, मतलब अंग्रेजों का मार्गदर्शक बने उसके कार्य। और मैकाले ने तो स्पष्ट कहा है कि डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य जब खत्म हो रहा है तो इस खत्म होते हुए मुगल साम्राज्य पर एक यूरोपीय साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। ये किसके बारे में कहा गया है? डुप्ले। स्टार्टिंग में जितनी भी व्यापारिक कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां, इनका उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना। लेकिन जब डुप्ले गवर्नर बना, इसके बाद फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी, यहाँ की राजनीति में रुचि दिखाने लगी, सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। इन्हीं मुद्दों पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होते हैं, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 20 वर्ष में 3 बार ये युद्ध होते हैं। 3 आप कह सकते हो कि कर्नाटक युद्ध होते हैं, अलग अलग टाइम पे 3 होते हैं, और ये 20 सालों तक ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और इसके समय में जो फ्रांस में शासक था वो लुई 15वां था। 1715 से लेकर 1771 तक लुई 15वें का शासनकाल था। और इसी के समय में 1746 से लेकर 1761 के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध होते, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी आप कह सकते हो। तो इन कर्नाटक युद्धों में पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 तक। सत्रह सौ छियालीस से 1748 तक। और इस युद्ध का कारण बनता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, तो इनको तो जहाँ भी कहीं मौका मिलता है तो ये वहाँ अपनी टांग लगा देते हैं। यूरोपियों का तो पहले भी यही काम था, आज भी यही है। जहाँ पे भी कहीं लड़ाई होती है ये घुस जाते हैं बीच में। इसका कारण तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध है, लेकिन अगर तत्कालिक कारण को देखोगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि युद्ध अचानक बेवजह से हो जाए, उसको युद्ध को उकसाने के लिए कोई एक कारण होता है। इस समय कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज कैप्टन होता है एक बर्नेट, वो कब्जा कर लेता है। ये कैप्टन बर्नेट द्वारा, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया गया, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना, तत्कालिक कारण। अब इसमें यहाँ पर कर्नाटक युद्ध छिड़ गया भारत में भी। युद्ध तो यूरोप में भी चल रहा था इनका, क्योंकि वहाँ के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर ये युद्ध हो रहा था। भारत में यहाँ का उस समय गवर्नर डुप्ले है, और डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने को बुलाया इस लड़ाई में। और उसके सहयोग से जो मद्रास में उस समय अंग्रेजों का गवर्नर था मोर्स, उसको पराजित करके उसको सरेंडर करवाते हैं। ये 1746 ईस्वी की बात है। 1746 ईस्वी में डुप्ले इसको बुलाता है ला बुर्दने को, और ये ला बुर्दने मॉरिशस का गवर्नर था। उस समय अंग्रेज गवर्नर होता है मोर्स। ये अंग्रेज था और डुप्ले था ये फ्रांसीसी। अब जब मोर्स को हरा करके फ्रांसीसी मद्रास को जीत लेते हैं, मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार हो जाता है। लेकिन जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर है डुप्ले, और मद्रास को जीतने में जिस मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्दने ने सहयोग किया था, या जिसने मद्रास को जीता था, ला बुर्दा ने या ला बुर्दने, इन दोनों के बीच में मद्रास को लेकर के झगड़ा हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गए। क्या मतभेद हो गए? डुप्ले का कहना है कि मद्रास को अपने कंट्रोल में रखे, अपने कब्जे में रखे, मतलब मद्रास को फ्रांसीसी टेरिटरी या फ्रांसीसी उपनिवेश बना ले, या वहाँ पर फ्रांसीसी का शासन चलाए। लेकिन जो ला बुर्दने है वो अंग्रेजों को मद्रास वापस बेच देता है, 12 लाख पेगोड़ा लेकर के मद्रास अंग्रेजों को बेच देता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इसके साथ ही एक मामला और चलता है
ये मद्रास को लेकर के इतनी ड्रामेबाजी चलती है। इसी समय कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसने एक सेना मद्रास पर अधिकार करने के लिए भेजी। लगभग 10,000 सैनिकों को मद्रास पर कब्जा करने के लिए भेजा और उसका नेतृत्व उसका पुत्र महफूज खान कर रहा था। और डुप्ले भी फिर से मद्रास को कब्जा करने के लिए सेना भेजता है, क्योंकि जो ला बुर्द ने उसने मद्रास को बेच दिया अंग्रेजों को, तो डुप्ले उसको फिर से अधिकार करने के लिए एक सेना भेजता है कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में। और इस सेना में 230 यूरोपीय सैनिक और लगभग 700 भारतीय सैनिक होते हैं। कुल मिलाकर 930 सैनिक इस सेना में रहते हैं। तो ये जो कैप्टन पैराडाइज की सेना होती है, फ्रांसीसी सेना, ये 1747 में सेंट थोमे का युद्ध होता है, अडियार नदी के किनारे होता है। अडियार का युद्ध भी बोलते हैं इसको, या सेंट थोमे का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें कर्नाटक की सेना या जो नवाब की सेना होती है, जिसको महफूज खान लीड कर रहा था, उस सेना को पराजित कर देते हैं। और ये जो अनवरुद्दीन की सेना है, ये अंग्रेजों के पक्ष में थी, मतलब उनकी तरफ इनका फेवर था, झुकाव था। तो इस तरह से अनवरुद्दीन की सेना को पराजित करके मद्रास पर फ्रांस का कब्जा हो जाता है फिर से। इस मद्रास को जीतने के बाद अब डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, तो वो 1748 में फोर्ट सेंट डेविस, इस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उस पर आक्रमण करता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। और इसी समय अंग्रेज भी फ्रांसीसी बस्तियों पर हमला करते हैं। तो पांडिचेरी पर वो आक्रमण करते हैं, लेकिन अंग्रेज भी पांडिचेरी को जीत नहीं पाते हैं। फाइनली जब ये पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, जो कि यूरोप में भी चल रहा है, तो वहाँ पर एक संधि होती है, ऑक्सला शेपेल संधि बोलते हैं इसको, ये फ्रांस में है। फ्रांस में ये संधि होती है। तो 1748 ईस्वी में ऑक्सला शेपेल की संधि होती है। ऑक्सला शेपेल 1748 ईस्वी में ये संधि होती है। और ये कुछ ऐसी संधियाँ है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इस संधि के तहत यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो समाप्त हो जाती है। अब वहाँ पे लड़ाई समाप्त हो गई, तो यहाँ पे भी इनकी लड़ाई समाप्त हो गई, क्योंकि संधि हो चुकी है, अब लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इस संधि में ये प्रावधान होता है कि मद्रास जो फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया है, वो फिर से अंग्रेजों को लौटा दिया जाए। अब बदले में फ्रांसीसियों को कुछ मिलेगा। तो इनको उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग जगह होती है, वो फ्रांसीसियों को मिलती है। तो इस संधि में दो चीजें हैं कि मद्रास ये अंग्रेजों को मिल गया, और लुइसबर्ग ये उत्तरी अमेरिका में, ये फ्रांसीसियों को मिलेगा। अब इस कर्नाटक युद्ध का अगर परिणाम की बात करेंगे, तो भारत में फ्रांसीसी शक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ी। आप ये कह सकते हो कि भारतीय राजनीति में प्रभावशाली रूप से, शक्तिशाली या प्रभावशाली ताकत के रूप में फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ी। इसके बाद आता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। ये 1749 से 54 के बीच में होता है। सत्रह सौ उनपचास से 1754 ईस्वी। ये लड़ाई होती है हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर, क्योंकि कर्नाटक में जो नवाब था अनवरुद्दीन और उसका बहनोई चंदा साहब, इनके बीच में विवाद चल रहा था। और हैदराबाद में 1748 ईस्वी में जो वहाँ का शासक है निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका बेटा नासिर जंग शासक बनता है। ये 1748 से 50 ईस्वी तक रहता है। किंतु नासिर जंग का भतीजा यानी कि आसफ जहाँ का पोता, जिसका नाम है मुजफ्फर जंग, इसने इस दावेदारी को चुनौती दी। किसको? नासिर जंग को, कि नासिर जंग की जगह मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया जाए। और मुगलों द्वारा उसको ऑलरेडी नवाब सूबेदार की उपाधि दी गई थी
नवाब सूबेदार मतलब कि जो नवाब है उसका उत्तराधिकारी। तो अब इस तरह से दो पार्टियां बन चुकी है। कौन सी? चंदा साहब और अनवरुद्दीन, ये आमने सामने, और इधर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये आमने सामने है। इन पार्टियों में जो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग है, ये इनको फ्रांसीसी कंपनी का सहयोग मिलता है या समर्थन मिलता है। फ्रांसीसी कंपनी मतलब डुप्ले का। और अंग्रेज समर्थन करते हैं अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, ये तीनों हो गए एक पार्टी में। और दूसरी पार्टी में हो जाएंगे अनवरुद्दीन और नासिर जंग। और इनके साथ आ जाएंगे अंग्रेज। एक पार्टी में हो गए ये तीनों। इनके बीच में हो रहा है दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये चंदा साहब, फ्रांसीसियो और मुजफ्फर जंग की सहायता से, क्योंकि तीनों एक ही पार्टी में हो गए, तो इनके सहयोग से 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध होता है। इसमें अनवरुद्दीन को पराजित करके मार देते हैं। और ये जो नासिर जंग है, इसको कुड़प्पा का नवाब मार देता है 1750 ईस्वी में। तो इस तरह से अनवरुद्दीन और नासिर जंग दोनों खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर भी फ्रांसीसी कंपनी जीत जाती है, या फ्रांसीसी कंपनी की पार्टी जो होती है वो जीत जाती है। चंदा साहब, मुजफ्फर जंग ये। अब जो मुजफ्फर जंग है वो हैदराबाद का सूबेदार बन गया, और चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। इस तरह से अब फ्रांसीसी कंपनी की ताकत एक तरह से आप कह सकते हो कि चरम पर पहुंच गई, डुप्ले की खासकर। इसका प्रभाव बढ़ गया। तो इस डुप्ले को इस लड़ाई में जीत के बदले में कुछ तो मिलेगा। तो मुजफ्फर जंग इसको 20 लाख रुपए और एक जागीर देता है, और साथ में जफर जंग की उपाधि मिलती है। किसको? डुप्ले को। ये फ्रांसीसी लीडर है डुप्ले। और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इस क्षेत्र का गवर्नर डुप्ले बन जाता है। मतलब डुप्ले को इस क्षेत्र का गवर्नर मान लिया जाता है। इसके अलावा मुसलीपट्टनम नगर और पांडिचेरी के पास में 80 गांव की जमीन फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में मिलती है। ये इस युद्ध के परिणाम में फ्रांसीसी कंपनी का फायदा ये होता है। और मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय डुप्ले को नवाब खान की उपाधि देता है। अब डुप्ले बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के लिए या उसकी सहायता के लिए, रक्षा के लिए एक सेना रखता है। इसका नेतृत्व बुस्सी करता है। इधर 13 फरवरी 1751 में मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है। कर्नूल का नवाब उसकी हत्या कर देता है। तो 1751 में जब मुजफ्फर जंग मर जाता है, उसके बाद सेना का जो रहता है, जिसके नेतृत्व में सेना रहती है, बुस्सी, वो सलाबत जंग को दक्कन का सूबेदार बना देता है। ये सलाबत जंग फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश का एरिया, जिसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, वो पुरस्कार में दे देता है। मतलब अगर हमारे यहाँ के शासकों को अगर आप देखोगे तो उनको आप कुछ बना दो तो बदले में वो जागीरें बांटते रहते हैं। आप ये जमीन ले जाओ, ये गांव ले जाओ, 80 गांव ले जाओ, ये ले जाओ, ये शहर ले जाओ। और इधर अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली वो अंग्रेजों से मदद मांगता है, और जो त्रिचनापल्ली दुर्ग है, किला, वहां पर शरण लेता है। इस पर फ्रांसीसी और चंदा साहब मिल करके उस त्रिचनापल्ली पर घेरा डालते हैं। 1751 ईस्वी की बात है ये। यहाँ पर अंग्रेज तो वैसे भी उस समय कमजोर स्थिति में थे और फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन इस टाइम पर एक व्यक्ति आता है जो कंपनी में क्लर्क के रूप में आता है, लेकिन बहुत ही शातिर आदमी रहता है, रॉबर्ट क्लाइव, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है भारत में या बंगाल में। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव ही होता है।
इस समय मोर्स तो हार गया था, तो मोर्स की जगह पर सैंडर्स गवर्नर बन के आता है। और उसको ये रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक क्लर्क टाइप का व्यक्ति है, मतलब छोटा सा अधिकारी है खाली अंग्रेजों का, अंग्रेजी कंपनी में या सेना में कह सकते हो आप, क्लर्क था तो ऑफिस का काम करता है। इसने सैंडर्स को सुझाव दिया कि अंग्रेजी सेना को जो त्रिचनापल्ली है इस पर दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी पर घेरा डालना चाहिए। उस समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। तो इस समय इसकी इस बात को मान भी लिया जाता है। तो चंदा साहब अपने पुत्र रजा खान को बेचकर अर्काट में रॉबर्ट क्लाइव को घेर लेता है। लेकिन उसी समय लॉरेंस अपनी सेना लेकर के वहां अर्काट में पहुंच जाता है और इस तरह से जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बच जाता है और फाइनली फिर त्रिचनापल्ली भी जीत ली जाती है। इस तरह से इसमें देखा जाए तो अंत में फ्रांसीसियों की हार होती है और जो चंदा साहब है वो तंजौर पहुंच जाता है, वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। इस युद्ध में हार के बाद डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह गोडेहू डुप्ले की जगह भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर आता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1755 में एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि, इसके तहत समाप्त होता है। और इसमें यह प्रावधान रहता है कि उत्तरी सरकार निज़ाम को मिल जाएंगे, बुस्सी को हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया और जो भारतीय राजाओं ने जो भी उपाधियां प्रदान की थी, हमने देखा ना नवाब खान और इस तरह की उपाधियां दी गई थी, ये सब त्याग दी गई है। ये पांडिचेरी की संधि में ये प्रावधान थे। तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है। 1755 में पांडिचेरी की संधि। और ये दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तीसरे कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी तक होता है। कब होता है? 1757 से 1763 ईस्वी। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था जो रॉबर्ट क्लाइव है और इनका एडमिरल होता है वाटसन। ये बंगाल में जो फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, इस युद्ध का तत्कालीन कारण था कि बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ये दोनों मिलकर के बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते थे। ये युद्ध भी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है 1756 से 63 के बीच में, उसी से प्रभावित था ये। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की ताकत ये बन जाती है कि इससे पहले वो 1757 में प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद उनको बंगाल में जो राजस्व व्यवस्था थी, दीवानी अधिकारी ये मिल जाते हैं। इनके पास पैसे बहुत आ जाते हैं अंग्रेजों के पास। बंगाल में संसाधन बहुत सारे इनको मिले बंगाल सरकार के, क्योंकि सरकार का इनको वहाँ पर सपोर्ट मिल चुका था, दीवानी अधिकार इनको मिल गए थे। इस तरह से इन्होंने फ्रांसीसियों का मुकाबला मजबूती के साथ किया और फ्रांसीसियों को इस युद्ध में हरा दिया। 1758 ईस्वी में चंदुर्दी का युद्ध होता है, चंदुर्थी। इसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। चंदुर्थी का युद्ध 1758 ईस्वी में होता है, ये विशाखापट्टनम में है। इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। अंग्रेज सेनापति सर आयर कूट ये फ्रांसीसी सेना को वांडीवास के युद्ध में हरा देते हैं। इसका नेतृत्व लाली करता है और जो फ्रेंच सेनापति था बुस्सी, उसको बंदी बना लिया जाता है। तो ये जो लाली था फ्रेंच सेना का, कह सकते हो आपकी लीडर,
सेनापति तो बुस्सी है, लेकिन इसका इस समय जो प्रमुख था फ्रांसीसी कंपनी का वो था लाली। ये यहाँ से भागकर पांडिचेरी चला जाता है, 1760 ईस्वी की बात है ये। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित करते हैं। वांडीवास की लड़ाई या वांडीवास का युद्ध, इसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी एक तरह से आप कह सकते हो कि सैनिक शक्ति के रूप में कभी भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाई इसके बाद। और भारत में अधिकार को लेकर जो फ्रांसीसी चुनौती थी वो समाप्त हो चुकी है। और इस युद्ध में अगर फ्रांसीसी सेना की असफलता का कारण अगर आप देखोगे तो जो फ्रेंच सेनापति था लाली, ये बहुत ही अड़ियल टाइप का व्यक्ति था, बहुत ही चिड़चिड़ा था, किसी की बात नहीं मानता था। अगर कोई कोई सलाह दे रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना है, अपनी मर्जी से करना है, क्योंकि उसका मानना था कि मैं हेड हूं। तो लाली ने 1761 में आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजी सेना के सामने। फिर इस पर जो फ्रांसीसी सेना होती है वहाँ पर सैनिक कोर्ट में इस पर मुकदमा चलाया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है लाली को। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। लेकिन जब ये तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है तो 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए संधि होती है। और इसी संधि में प्रावधान ये रहता है कि जो अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया, साथ में कुछ और प्रदेश भी लौटाए थे और क्षेत्र भी। लेकिन इसमें शर्त ये थी कि आप इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते हो। तो पेरिस की संधि होती है 1763 में। और इस संधि के तहत पांडिचेरी फ्रांसीसी को मिल जाता है, इस शर्त के साथ कि आप इसकी किलेबंदी नहीं करेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध में देखा जाए तो फ्रांसीसियों की भयानक पराजय हुई है। और यहाँ पर इनकी जो महत्वाकांक्षा थी कि भारत पर कब्जा करना है, यहाँ पर शासन करना है, यहाँ पे व्यापार करना है, जो भी इनकी महत्वाकांक्षा थी वो अंग्रेजों ने समाप्त कर दी। और 1771 तक तो फ्रांसीसी कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। लुई 15वां शासक था उस समय, तो लुई 15वें ने 1771 में इस फ्रेंच व्यापारिक कंपनी को समाप्त कर दिया। फ्रेंच व्यापारिक कंपनी की भारत में असफलता का अगर कारण अगर देखें ये क्यों हारी, तो इसमें एक कारण तो ये है कि इस पर सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और खर्चा सरकार दे रही थी, सेना भी सरकार की थी। तो फ्रेंच सरकार द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को समय पर पैसा या आवश्यकता अनुसार पैसा नहीं मिल रहा था, सैन्य सहयोग नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर आपको सेना कहीं से कहीं ले जानी है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। कंपनी के पास सेना थी नहीं। इसके मुकाबले अगर आप अंग्रेजों को देखोगे तो उनके पास तो बंगाल का रेवेन्यू आ रहा था, वहाँ की जो दीवानी अधिकार उनको मिल गए थे, तो राजस्व वसूली कर रहे थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और फिर वो यहीं की सेना को अपनी सेना में शामिल करके लड़ाई कर लेते थे। तो इस तरह से आप देखोगे तो अंग्रेजी कंपनी में सैनिक और वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे। अंग्रेजों की नौसेना भी मजबूत थी इस समय। और इनके सामने अगर आप देखोगे तो फ्रेंच कंपनी की नौसेना बहुत ही कमज़ोर थी और वो भी सरकार के कंट्रोल में थी। फिर अंग्रेजों में जो सेनापति थे वो कुशल थे, समझदार थे, कोई सलाह दे रहा है तो मानते हैं। अब देखा अभी हमने कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि क्लर्क के रूप में आया था कंपनी में, उसकी गवर्नर मान रहा है। तो वहाँ के गवर्नर कुशल कह सकते हो, आपकी युद्ध कला में, युद्ध नीति में कुशल थे, राजनीति में, युद्ध नीति में। जबकि अगर आप फ्रांसीसी सेना में सेनाध्यक्ष को, सेना के कमांडरों को अगर आप देखोगे, जल सेना, थल सेना के जो कमांडर, तो ये लाली को देखा ही है कि वो एकदम चिड़चिड़ा व्यक्ति था, किसी की बात नहीं मानता था। तो इन कमांडरों में क्या है, भेद थे, आपसी मतभेद रहे थे। इसी तरह हमने देखा था मद्रास पे कब्जे को लेकर भी आपस में लड़ रहे थे। एक बोल रहा है कि मद्रास को कब्जे में रखे, दूसरे ने 12 लाख लेके बेच दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इनके सेना में भी एकजुटता नहीं थी, इनमें आपस में ही मतभेद थे। फिर आप कंपनी को देखोगे, फ्रांसीसी कंपनी, तो इसका
जो स्ट्रक्चर है, संगठन आप कह सकते हो, ये भी कमज़ोर था, तालमेल नहीं था इनमें। तो इस तरह से ये कुछ कारण थे कि फ्रांसीसी भारत में अपनी ज़्यादा समय तक जड़ें नहीं जमा पाए, या अपना जो राज्य विस्तार है, उपनिवेश, वो ज़्यादा फैला नहीं पाए, सीमित रहे। रहे तो वो काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाए, कुछ एरिया में सीमित हो गए। पांडिचेरी वगैरह, चंद्रनगर, माहे, कराईकाल, ये हिस्से उनके कंट्रोल में रहे। ये थी फ्रांसिस कंपनी। एक और कंपनी आती है छोटी सी, जिसका ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, डेनिश कंपनी या डेनमार्क की कंपनी, जिसको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं या डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। डेनिश डेनिश ईस्ट इंडिया, 1616 में इसकी स्थापना होती है, 1616 ईस्वी में। और त्रंकोबार, तमिलनाडु में ये अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। इसके बाद 1676 ईस्वी में बंगाल में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं, श्रीरामपुर। इस श्रीरामपुर को आज सेरामपुर बोला जाता है। तो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित होती है त्रंकोबार में। और दूसरी होती है श्रीरामपुर या सेरामपुर। इस श्रीरामपुर का आज नाम है सेरामपुर। क्योंकि जो सनातन संस्कृति के नाम है उनको समाप्त करने का टारगेट कभी से चल रहा है, लंबे समय से, तो इसको सेरामपुर कर दिया गया, श्रीरामपुर को। और यही सेरामपुर बाद में कंपनी का मुख्यालय भी बनता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि डेनिस कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, तो सेरामपुर या श्रीरामपुर, दोनों में से जो भी आ जाए। फिर ये अंग्रेजों को बेच बाज के अपना सारा कारोबार समेट के चले जाते हैं 1848 के आसपास। जो डेनिस कंपनी है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में इसके कामों को देखो तो इनको व्यापार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सिर्फ मिशनरी कामों में ही व्यस्त थे, मतलब लोगों को ईसाई बनाना, इस कंपनी का सिर्फ एक ही काम था। व्यापार में इसने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। और सिर्फ चाइना के साथ अपना व्यापार इसने बनाए रखा लंबे समय तक। बाद में भारत में इन्होंने ज़्यादा समय तक व्यापार नहीं कर पाए, क्योंकि ये 1845 ईस्वी में अपने कंपनी का सारा कारोबार ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। ये थी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनमार्क की कंपनी। यहाँ समाप्त होता है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाले चैप्टर, खत्म हो जाते हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हम देख चुके हैं। आगे अब हम ज़्यादा हमारा जो क्लासें रहेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर ही रहेगी। अब अंग्रेजों का ये पूरा राजपाट चलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फ्रांसीसी कंपनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।